अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। घड़ी की सुइयां 12 का हिस्सा क्रॉस कर चुकी थीं। घर के सब अफराद बड़े से सहन में पेडिस्टल लगाए ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। सिर्फ एक मिसबा थी जो सहन में लगे अपने बिस्तर की बजाय कमरे में बिछी चारपाई पे बैठी थी और बेहद इन्हमाक और तवज्जो से कॉटन के हल्के सब्ज और गुलाबी कंट्रास्ट की कमीज सिलाई कर रही थी। उसे हर सूरत सुबह 7 बजे तक ये कमीज सानिया के घर पहुंचाना थी। सानिया लड़कियों के कॉलेज में लेक्चरर थी और सुबह उसके कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा था जिसमें शिरकत के लिए उसे ये सूट पहनना था जो वो मिसबा को दे तो 3 दिन पहले गई थी, मगर वो खाला रशीदा की बेटी के जहेज के कपड़ों की सिलाई में इतनी मसरूफ़ रही थी कि उसे सानिया के सूट की तरफ देखने का भी वक्त न मिला। आज शाम को ही उसने खाला रशीदा की बेटी के तमाम सूट मुकम्मल करके उनके हवाले किए थे और बग़ैर आराम किए सानिया का सूट लेके बैठ गई थी। सानिया ने हमेशा की तरह एक नया और मुनफरिद डिज़ाइन एक मैगज़ीन से पसंद करके उसे दिया था जो जितना खूबसूरत था उतना ही पेचीदा और मेहनत तलब भी था, मगर मिसबा वक्त की कमी के बावजूद उसे इनकार न कर पाई थी क्योंकि सानिया जब से शादी होकर उनके मोहल्ले में आई थी उसी से कपड़े सिलवा रही थी। बेहद मिलनसार और खुश मिजाज सानिया से अब तो उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए आमतौर पर मिसबा उसके काम को तरजीह दिया करती और इनकार तो वो किसी को भी नहीं करती थी क्योंकि उसके मुताबिक ये घर आए रिस्क को ठुकराने वाली बात थी। इसलिए वो खुद बेआराम होना कबूल कर लेती थी मगर किसी का काम भी पकड़ने से इनकार न करती। उनके मुआशी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब्बा का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और उसके इकलौते भाई इरफान की तालीम वाजबी सी थी, इसलिए उसे जॉब भी वाजबी सी ही मिली। सिर्फ इरफान की कमाई से घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल था। सो मिसबा जान तोड़ मेहनत करती ताकि घर के अखराजात में बाआसानी अम्मा का हाथ बटा सके। फिर वो जिद करके अपनी दोनों बहनों को कॉलेज में पढ़ा रही थी और उनकी तालीम और कॉलेज के तमाम खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उसकी दोनों बहनें भी कम उम्र में ही मुशक्कत की चक्की में पिसना शुरू हो जाएं। खुद उसे भी पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मैट्रिक में अच्छे नंबर्स लेने के बावजूद घर की माली हालत की वजह से वो आगे न पढ़ सकी और उसे सिलाई सीखकर मशीन के आगे बैठना पड़ा। मगर वो अपनी बहनों के लिए ऐसा नहीं चाहती थी। इसके बरक्स उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बहनें तालीम हासिल करके मुआशरे में कोई अच्छा मुकाम हासिल करें और अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसे इजाफी मेहनत करना पड़ती। वैसे उसकी आमदन अच्छी थी क्योंकि वो बहुत मेहनत और लगन से काम किया करती थी। उसके हाथ में सफाई भी बहुत थी, इसलिए उसके पास हर वक्त काम का ढेर लगा रहता और वो हर वक्त मसरूफ़ नजर आया करती थी। मिसबा, अभी कितना काम बाकी है, बस करो, बाकी का सुबह कर लेना, अब आकर सो जाओ। अम्मा की आंख खुली तो उन्होंने अपने बराबर बिछी उसकी चारपाई खाली देखकर गनुदगी में उसे पुकारा था। बस अम्मा, थोड़ा सा काम रह गया। कमीज के दामन पे पाइपिंग करते हुए उसने ज़रा सा सर उठाकर अम्मा को तसल्ली कराई और दोबारा अपने काम में मुनहमिक हो गई। उसका काम उसके लिए एक इबादत का दर्जा रखता था। अम्मा तो बाज़ औक़ात चिढ़ भी जाती थी कि उसे खाने पीने का भी होश न था। रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी। मिसबा, खाना खा लो। अगले रोज़ अम्मा ने सालन की प्लेट और ताज़ा रोटी उसके करीब रखते हुए उसे मुतवज्जो करने की कोशिश की, मगर वो कासनी रंग के बेहद कीमती और खूबसूरत फ्रॉक की सिलाई में इतनी मगन थी कि उसने सर भी ऊपर नहीं उठाया। बस अम्मा के दिलासे के लिए ज़रा सी गर्दन हिला दी। मैं ज़रा कोने वाली आबदा के घर जा रही हूँ, नई कमेटी की पर्चियाँ खुलनी है, ज़रा देर लग जाएगी। चंद मिनट के बाद अम्मा दोबारा कमरे से निकल कर आई थी और उन्होंने चादर ओढ़ते उसे बताया। इस बार पर उसने सर उठाकर अम्मा की तरफ देखा और अच्छा कह के दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। कासनी रंग का ये कीमती फ्रॉक
खसूसी तवज्जो का मुतकाजी था जो उसे आज शाम तक मुकम्मल करके देना था, क्योंकि पिछली गली वाली यास्मीन ने अगले रोज़ ये फ़्रॉक अपनी मंगनी पे पहनना था। बहुत देर के बाद उसका इर्तकाज़ इरफान की आवाज़ से टूटा। वो अभी अभी काम से वापस आया था और घर में किसी को भी मौजूद ना पाकर उसने मिसबा से ही सवाल कर लिया था, वरना आम हालात में वो उसे मुखातिब करने से ही गुरेज करता। वो मिसबा से 3 साल बड़ा था, मगर उन दोनों में ऊपर तले वाले बहन भाइयों वाली बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल नहीं थी। मिसबा के खुद से ज़्यादा कमाने की वजह से इरफान के अंदर उसके मामले में एक अजीब सा एहसास कमतरी पैदा हो गया था, जिसको मिसबा के हर वक्त मसरूफ़ रहने और इरफान का कोई भी काम ना कर पाने ने मज़ीद हवा दी थी। अपनी मसरूफियत की वजह से वो ना तो बाकी दोनों बहनों की तरह इरफान के आगे फिरती, ना ही उसके बाहर से आने पर बाकी बहनों की तरह चाय पानी पूछती। उसके दिमाग पर हर वक्त इतने काम सवार रहते कि उसे इन चीज़ों का ध्यान ही ना आता। इस वक्त भी उसने इरफान को मुख्तसरन अम्मा के बारे में बताया और दोबारा से अपने काम में मुनहमिक हो गई। इरफान भी उसका जवाब सुनकर खामोशी से अंदर चला गया। चंद मिनट के बाद कपड़े बदल कर आया तो मिसबा बहुत तवज्जो से फ्रॉक की तुरपाई कर रही थी। इरफान का मुंह बन गया। वो सारा दिन काम करने के बाद घर लौटा था और बहन को इतनी तौफीक न हुई कि उससे खाना ही पूछ लेती। उससे मिसबा पर बेइंतहा गुस्सा आने लगा, मगर उस पर गुस्सा करते हुए इरफान ने एक बार भी ये न सोचा कि जिसका अपना खाना पास पड़े पड़े ठंडा हो गया, वो किसी और से खाने के बारे में क्या पूछेगी। इरफान ने उसके करीब चटाई पे पड़ा हुआ तकिया उठाया और कदरे फासले पे पड़ी चारपाई पे जाके लेट गया और आंखों पे बाजू रख लिए। सहन में मुकम्मल तौर पे सन्नाटा छा गया, जिसे इरफान ने अपने अंदर की खोलर और मिसबा ने अपनी मसरूफियत में बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। मगर थोड़ी देर के बाद जब मिसबा ने छोटी दोनों बहनों को सीढ़ियाँ उतरते देखा तो इस सन्नाटे में चहल पहल पैदा हो गई। उन दोनों के हाथों में किताबें थीं। मिसबा से छोटी सलमा 2nd ईयर में थी और सबसे छोटी इरम 1st ईयर में। दोनों को ही पढ़ने का कुछ खास शौक न था, मगर कॉलेज जाना दोनों को ही बहुत अच्छा लगता, ख़ास तौर पे सलमा को। वो कॉलेज से कभी एक भी छुट्टी ना करती थी। अपने घर की बोरिंग और ठहरी हुई ज़िंदगी से उसकी जान जाती थी। भाई खाना ले आऊं? इरफान पे नज़र पड़ते ही सलमा ने पूछा। इरफान ने आंखों पे रखा हुआ बाजू हटाकर उसे देखा और मिसबा को सुनाने के लिए दानिस्ता आवाज़ ऊंची करके बोला, हाँ भाई ले आओ, भूख से बुरा हाल है मेरा। उसने मिसबा को सुनाना चाहा था, मगर वो उनकी तरफ मुतवज्जो ही कब थी जो उसे पता चलता। बाजी खाना नहीं खाना तो उठा लूं। छोटे से किचन की तरफ जाते हुए उसने मिसबा के करीब रखे सालन और रोटी को देखकर पूछा था। हाँ हाँ उठा लो। मिसबा ने अपनी मसरूफियत में उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, इसलिए वो उन नागवार तासुरात को भी नोट न कर सकी जो उसके करीब से खाना उठाते हुए सलमा के चेहरे पे ठहर गए थे। पूरा हफ्ता हो गया था दिन रात उसे काम करते, और अभी भी कितना काम पड़ा था। उसकी कमर जैसे टूट रही थी, जिस्म दहक रहा था, लेकिन उसे तो इसका भी एहसास न होता अगर जो सानिया उस रोज़ उसके बुखार को महसूस न कर लेती। मिसबा यहाँ तुमने बॉक्स प्लेट्स डालने हैं और इनके दरमियान सीधी पट्टी लगानी है, उस पट्टी पे सुर्ख बटन। उस रोज़ मिसबा को अपने नए सूट का डिज़ाइन समझाते सानिया का हाथ उसके हाथ से टकराया तो चौंक गई, क्योंकि मिसबा का हाथ काफ़ी गर्म था। अरे तुम्हें तो बुखार है, मिसबा की कलाई थामते हुए उसने तशवीश से कहा। हाँ थोड़ा सा है। थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा है। छोड़ो ये सब कुछ और आराम करो। मैं तुम्हें फ़ोन पर डिज़ाइन समझा दूंगी या दोबारा आ जाऊंगी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ सूट गोल मोल करके शॉपर में ठोंसा। मैं ठीक हूँ सानिया, तुम ये डिज़ाइन समझाओ। मिसबा ने उसे इधर उधर फैले कपड़े उजलत भरे अंदाज में समेटते देखकर एहतजाज किया। कोई ठीक नहीं हो तुम, अच्छा खासा बुखार है तुम्हें और तुम्हें आराम करने की अशद ज़रूरत है, मगर तुमने तो खुद को एक मशीन बनाया हुआ है। हर वक्त काम, हर वक्त काम। बंदा कभी थोड़ा आराम कर लेता है, घूम फिर आता है, टीवी देख लेता है, मगर तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी है मिसबा। इस तरह काम करोगी तो खुद को ख़त्म कर लोगी। सानिया ने उसे बुरी तरह लताड़ा।
काम ना करूं तो क्या करूं? महंगाई देखो कितनी बढ़ गई है, और तुम्हें पता है हमारे हालात कैसे हैं। इरफान भाई की तनख्वाह से तो घर का खर्च भी पूरा नहीं होता। फिर सलमा और इरम के तालीमी अखराजात हैं, अम्मा की कमेटियाँ, खानदान में 100 तरह का लेना देना। काम ना करूं तो ये सब कैसे होगा? ये सब बातें ठीक है मिसबा, मगर तुम इंसान हो, खुद को मशीन मत बनाओ। अपने ऊपर इतना बोझ न डालो कि उठाते उठाते थक जाओ। आराम करना और थोड़ी बहुत तफरीक करना तुम्हारा भी हक है। नरमी से समझाते समझाते सानिया के अंदाज में खफगी दर आई। तुम क्या समझती हो, मैं शौक से हर वक्त सिलाई मशीन के आगे बैठी रहती हूँ? मेरा दिल आराम करने को नहीं चाहता। मैं दूसरे लोगों की तरह तफरी और फैशन नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सानिया। मिसबा की आंखें डबडबा गई। मैं भी सब कुछ करना चाहती हूँ जो मेरी उम्र की दूसरी लड़कियां करती हैं, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती। अगर मैं अपने लिए आराम ढूंढूंगी तो मेरी बहनों को भी मेरी तरह सिलाई मशीन के आगे बैठना पड़ेगा। वो आज़र्दा हो रही थी। सानिया ने बेख्तियार उसे दिलासा देने वाले अंदाज में हाथ पकड़ के थपका और मोहब्बत से बोली, मैं तुम्हें ऐसा करने से मना नहीं कर रही मिसबा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, थोड़ा एतदाल से काम लो और उतना ही बोझ उठाओ जितना तुम आसानी से उठा सकती हो। जिंदगी का रास्ता सुकून से तय करो, एतदाल से। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के हिस्से का बोझ खुद पे लाद के तुम वक्त से पहले थक जाओ और बाकी लोग तुम्हें रोनते जिंदगी की दौड़ में तुमसे आगे निकल जाएं। उसने आज भी लाकर मिसबा से वो सारी बातें कह दी थी जो वो बड़े दिनों से बताना चाह रही थी। अपनी इंसाफ पसंद तबीयत के बायस उसे पहले दिन से ये बात बहुत बुरी लगती थी कि मिसबा सारा वक्त मेहनत करती रहे और उसकी बहनें सिर्फ इसलिए आराम की ज़िंदगी गुजारें कि वो उससे छोटी हैं और मिसबा ज़िंदगी की सख्तियों से उन्हें बचाना चाहती है। सानिया ने यह बात बहुत शुरू में महसूस कर ली थी कि मिसबा के दिन रात मशीन बने रहने के बावजूद उसकी बहनों को उसकी कुर्बानियों का कोई एहसास नहीं है, बल्कि उल्टा उन दोनों और मिसबा के दरमियान एक नामानूस सा फासला पैदा हो चुका था। वो दोनों इकट्ठी कॉलेज जाती, घर में भी उनका वक्त एक साथ गुजरता, उन दोनों की दिलचस्पियां भी मुश्तरका थी, इसलिए दोनों में गाढ़ी छन थी और वो अपनी इस दोस्ती में कभी भी मिसबा को शरीक करने की कोशिश भी ना करती। और उसके पास तो वो दोनों तभी आती जब उन्हें इजाफी पैसों की ज़रूरत होती या किसी नए सूट की फरमाइश। पता नहीं मिसबा को ये सब महसूस होता भी था या नहीं। वो जानबूझकर ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करती थी, मगर सानिया को ये सब कुछ बहुत खिलता था। इसलिए आज उसने मौका देखकर ढके छुपे अंदाज से मिसबा को समझाने की कोशिश कर डाली। उसकी बातें सुनकर मिसबा कुछ बोली तो नहीं, मगर सोच में ज़रूर पड़ गई। तबीयत की खराबी ने वैसे भी उसे काफ़ी ज़ूदरंज बनाया हुआ था। शायद तुम ठीक ही कहती हो, मगर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। फिलहाल तो तुम ये करो कि यहाँ से उठ जाओ। मैं आंटी से कहती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। मिसबा का बाजू पकड़ के उसने ज़बरदस्ती उसे चिटाई से उठाया और उसकी अम्मी को बुलाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई। पता नहीं फिर सानिया के समझाने का असर था या मिसबा थक ही ज़्यादा गई थी। अगला पूरा हफ्ता उसने बिल्कुल काम नहीं किया। जिन लोगों को उस हफ्ते के दौरान उसने काम मुकम्मल करके देना था, उन्हें अपनी बीमारी का बताकर माजरत कर ली, और चूंकि उससे पहले वो हमेशा ही वक्त पे काम करके देती थी, इसलिए इस बार देर होने पर किसी ने एतराज़ ना किया। और यही नहीं, बल्कि इस हफ्ते के दौरान उसने कोई नया काम पकड़ा भी नहीं, और अगर किसी ने ज़्यादा इसरार किया तो उसने काम तो पकड़ लिया, मगर कपड़े वापस करने की तारीख अपनी मर्जी और सहूलत की दी। इस एक हफ्ते के दौरान उसने खूब आराम किया, टीवी ड्रामे देखे, अम्मा के साथ किचन के कामों में हाथ बटाया, बाजार जाकर अपने लिए लॉन के नए सूट भी ले आई, वरना इससे पहले वक्त की कमी के बायस वो बाजार जा ही ना पाती और अमूमन अम्मा या बहनें ही उसके लिए कपड़े ले आया करती, जो अमूमन वक्त की कमी के बायस सिलने के लिए कई कई हफ्ते यूं ही पड़े रहा करते, और बीच में अक्सर औकात कोई ना कोई सूट उसकी बहनें मिन्नत समाजत करके अपने लिए सिलवा लिया करती थी। इस बार भी सलमा ने उसके बाजार से आते ही गुलाबी रंग का वो सूट उससे मांग लिया जो उसके कपड़ों में सबसे महंगा और खूबसूरत था, और उसने शौक से खरीदा था। पहले वाली बात होती तो शायद
وہ سلمیٰ کو اس کے اصرار پہ سوٹ دے ہی دیتی، مگر اس بار وہ خود جا کر بڑے شوق سے ہی سوٹ لائی تھی، اور دوسرا اس نے اس سوٹ کے لیے ایک نیا اور اچھوتا ڈیزائن بھی سوچ دیا تھا۔ اس لیے سلمیٰ کے بے حد اصرار پہ بھی اس نے سوٹ اسے دینے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے نہ دیں، آپ کماتی جو ہیں، اس لیے اپنے لیے اتنا مہنگا سوٹ خریدا، ہمارے لیے تو کبھی 700-800 سے آگے نہیں گئی۔ اپنا اصرار بیکار جاتے دیکھ کے وہ تانوں پہ اتر آئی۔ مصباح کا دل بے حد برا ہوا۔ اس نے گلابی سوٹ طے کر کے شاپر میں ڈالا اور اپنے ٹرنک میں رکھ دیا۔ سلمیٰ کی باتوں نے اس کے شوق پہ پانی پھیر دیا تھا۔ اب اس کا یہ سوٹ سلائی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اپنا یہ سوٹ وہ سلمیٰ کو بھی نہیں دینا چاہتی تھی، سو فی الحال اس نے سنبھال کے رکھ دیا۔ خود سلائی مشین کے آگے جا بیٹھی۔ اس کی عیاشی کا ہفتہ گزر چکا تھا، اب اسے ایک بار پھر مشقت کی چکی میں پسنا تھا۔ مصباح کہاں ہے؟ ثانیہ آج بڑے دنوں کے بعد آئی تھی، اور مصباح کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا سلمیٰ سے ہو گیا تھا۔ وہ سلمیٰ کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، اسے وہ بڑی مغرور اور اکھڑ سی لگتی تھی، اس لیے ثانیہ اس سے کم ہی مخاطب ہوتی۔ اندر کمرے میں لیٹی ہوگی، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ سلمیٰ کے انداز میں نخوت تھی، اور بڑی بہن کے لیے محبت اور احترام کے جذبات بالکل مفقود۔ فیروزی اور سفید کنٹراسٹ کالون کا خوبصورت سا سوٹ پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ کہیں سے بھی مصباح کی بہن نہیں لگ رہی تھی، شاید کہیں باہر جا رہی تھی۔ ثانیہ نے غصے سے سر جھٹکا اور اندرونی کمرے کا رخ کیا۔ گھر میں شاید مصباح کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مصباح کدھر ہو بھئی تم؟ کشادہ سے عبور کرنے کے بعد اس نے آواز دی تو مصباح جو سر تک چادر اوڑھے لیٹی تھی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ثانیہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور لگ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید وہ روئی تھی۔ مصباح کیا ہوا تمہیں؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ثانیہ نے پریشانی سے پوچھا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے ثانیہ، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مصباح کے رونے میں شدت آ گئی تو ثانیہ نے اسے کھل کے رونے دیا، بس نرمی سے اس کا سر تھپکتی رہی۔ کچھ دیر روتے رہنے کے بعد مصباح خود ہی چپ کر گئی اور سیدھی ہو کر اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ تم اتنی نازک تو نہیں ہو کہ چھوٹی سی بات پر یوں۔ مصباح کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کر ثانیہ نے اس کے قریب بیٹھ کر سوال کیا تو وہ چند لمحے سر جھکائے کچھ سوچتی رہی۔ بات تو شاید اتنی بڑی نہیں ہے، مگر مجھے بہت بڑی لگی ہے۔ تم شاید ٹھیک ہی کہتی تھی کہ مجھے دوسروں کے بوجھ خود پر نہیں لادنے چاہیے، ورنہ کل کو یہی لوگ مجھے روند کے آگے نکل جائیں گے۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا 3 دن پہلے، مگر وہ لوگ میری بجائے سلمیٰ کو پسند کر گئے، مصباح نے نظر جھکاتے ہوئے بتایا۔ اوہ، ثانیہ کے منہ سے اسی قدر نکل سکا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے ثانیہ کہ انہوں نے میری بجائے سلمیٰ کو پسند کیوں کیا، یہ تو اب عام سی بات بن چکی ہے۔ افسوس تو مجھے سلمیٰ کے رویے پہ ہے۔ اس نے اس بات پہ ہنگامہ مچا دیا کہ اماں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کا رشتہ نہیں کریں گی۔ اس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر باجی کی شادی ساری عمر نہ ہوئی تو کیا میں بھی کماری بیٹھی رہوں گی؟ اور بھی کئی باتیں کی اس نے جنہیں دہرانے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ مصباح کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے۔ ثانیہ کو اس کے آنسوؤں نے تکلیف پہنچائی تھی، مگر اسے سلمیٰ کے رویے پہ کوئی حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے بہت پہلے سے سلمیٰ کی خود غرضی اور خود پرستی کا اندازہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اب رونے سے کیا حاصل ہوگا مصباح؟ تم بھی تو بغیر سوچے سمجھے خود کو مشقت کی بھٹی میں جھونکے رکھتی ہو، صرف یہ سوچ کر کہ تمہاری بہنیں آرام سے رہیں۔ تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر تم تینوں اپنے اپنے حصے کا کام کرو گی تو سب کو آرام بھی ملے گا اور مسائل بھی آسانی سے حل ہو جائیں گے؟ مگر تمہارے ذہن میں تو پتہ نہیں کیسے یہ خیال پختہ ہو گیا کہ تم خود کو فنا کر کے اپنی بہنوں کو ضرورت سے زیادہ آرام دہ زندگی دو تو کوئی بہت اعلیٰ مثال قائم کر سکو گی۔ تم سلمیٰ اور ارم سے صرف چند برس بڑی ہو، ان کی ماں نہیں ہو، جس نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں دیکھ لی ہو اور اپنی بیٹیوں کی خوشیوں پر اپنے سکھ قربان کر رہی ہو۔
आंखें खोलो मिसबा, हकीकत को समझो। जिंदगी की खुशियों पे तुम्हारा भी हक है, जैसे सलमा और इरम का। अगर आज तुम अपने दिल को मार के अपनी बहनों के हिस्से का भी काम करोगी ना, कल को सिर्फ पछताओगी। सानिया गुस्से से बोल रही थी और मिसबा सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। वो खामोश हुई तो उसने मध्यम आवाज में कहा, अम्मा ने तो मुझसे कई बार कहा है कि मैं इरम और सलमा को अपने साथ बिठाऊं ताकि हम तीनों बहनें मिलजुल के काम करें, मगर मैं ही नहीं मानी। शायद मैंने ही गलत किया। उसके लहजे में मलाल के सारे रंग थे। तुम देखो तो सही, तुमने अपने साथ किया क्या है? सारा सारा दिन मशीन के आगे बैठे रहने से तुम्हारे चेहरे की क्या हालत हो गई है? तुम्हारा फिगर कितना खराब हो गया है। ऐसे लगता है जैसे कितनी बुढ़ी हो तुम। मुर्दों जैसा तुम्हारा रंग है। देखने में तो तुम सलमा से भी 10 बरस बड़ी लगती हो। दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर नहीं। घर के कामों के लिए तुम्हें वक्त नहीं मिलता। कल को तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा शोहर तुमसे खाना मांगेगा, अपने कपड़े तुमसे नहीं सिलवाएगा। सानिया ने बहुत गुस्से से उसे डांटा तो मिसबा को हंसी आ गई। हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, फिर तकिए में मुंह दिए रोती रहना। वो उसके हंसने से चिढ़ी। तुम्हारी सारी बातें ठीक है सानिया, मगर मुझे ये भी तो बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। उसने गोया बेबसी के आलम में हथियार डाल दिए तो सानिया की आंखों में चमक आ गई। मेरी जान, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। वो जोश के आलम में खिसक के मिसबा के करीब आ गई। अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने हर सूरत 3rd ईयर में दाखिला लेना है। मेरी सब दोस्तों ने फॉर्म जमा करा दिए हैं और सलमा ने पिछले 1 हफ्ते में कोई 10वीं बार ही राग अलापा तो अम्मा बुरी तरह चिढ़ गई। मैंने कह दिया ना, मेरे पास फालतू रकम नहीं है। तुम सिलाई सीखो, कुछ रुपए जमा करो, फिर दिल चाहे तो अगले साल दाखला ले लेना और अब अपना मुंह बंद करके बैठो। करेले छीलती हुई अम्मा खुद भी बेहद कड़वी हो रही थी। आपने खुद ही तो कहा था कि मुझे बीए करवाएंगी, फिर अब क्यों मुकर रही हैं? उसने डटाई से मिसबा का फरमान अम्मा के खाते में डाल दिया, मगर ना तो अम्मा ने ही उसके कहे का असर लिया, ना ही पास बैठी मिसबा ने तवज्जो दी, जो सिलाई मशीन के आगे बैठी अपना गुलाबी सूट बेहद तवज्जो और लगन से सी रही थी। कभी वो सलमा और इल्म की तालीम की सबसे बड़ी हामी हुआ करती थी, मगर अब यूं कान लपेटे बैठी थी जैसे अम्मा और सलमा किसी और ही जुबान में गुफ्तगू कर रही हूँ। पिछले चंद हफ्तों से उसमें बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ आ गई थी। सिलाई का काम लेना उसने अब कम कर दिया। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही काम करती। 1 बजे अम्मा के साथ किचन में जा घुसती और खाना पकाने का काम ज़्यादातर वही किया करती थी। सानिया ने उसे एफए का कोर्स ला दिया और वो बहुत लगन और मेहनत से शाम तक अपनी पढ़ाई को वक्त देने लगी। सलमा और इरम के बरक्स उसे पढ़ने का काफ़ी शौक हुआ करता था, मगर मुआशी हालात की वजह से मैट्रिक के बाद सिलाई सीख के काम करना पड़ा। अब सानिया के समझाने पे उसने अपनी तालीम का सिलसिला फिर से जोड़ लिया। कई सालों तक तालीम से दूर रहने की वजह से अब उसे दिक्कत तो पेश आ रही थी, ऊपर से सलमा के तंजिया जुमले भी उसका दिल बुरा करते, मगर इसके बावजूद वो मेहनत से पढ़ रही थी। इंग्लिश पढ़ने के लिए वो शाम को कुछ वक्त के लिए सानिया के घर चली जाती थी। रात खाने के बाद छत पे लंबी वॉक करती और अपने पतले बेजान बालों को किसी खास किस्म के तेल से मालिश करने के बाद अच्छे महंगे शैम्पू से सर धोने लगी थी। 3 बार वो सानिया के साथ पार्लर जा चुकी थी और उसके साथ बाजार जाकर कई किस्म की क्रीमें और लोशन भी खरीद लाई थी। खुद पे भरपूर तवज्जो देने से उसकी शख्सियत में काफ़ी नुमायां तब्दीलियां आने लगी, जो सबकी सब मस्बत थी। जबकि सलमा ये सब देख देख के अंदर ही अंदर कुड़ती थी, मगर मिसबा को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसे अम्मा की वाज़ेह हमायत हासिल थी, जिनको सानिया ने ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई थी कि वो मिसबा को इतना काम भी नहीं पकड़ने देती थी जितना वो पहले पकड़ा करती थी। इसके अलावा वो उसके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखने लगी थी और उसे रोज़ अपने लिबास का ख्याल रखने की भी ताकीद करने लगी। इन सब बातों की वजह से सलमा को मिसबा से चिढ़ होने लगी। उसने पिछले कई दिनों से मिसबा से बातचीत बंद की हुई थी, मगर मिसबा ने उसकी नाराज़गी का कोई भी नोटिस न लिया। ठीक है, आप ना माने,
मैं इरफान भाई से बात करती हूँ। अम्मा की तरफ से मुकम्मल मायूस होने के बाद सलमा ने अपनी तरफ से तुर्क का पत्ता फेंका। इरफान के सबसे ज़्यादा आगे पीछे भी वही फिरा करती थी। हाँ हाँ, जाओ बात कर लो इरफान से, वो ज़रूर ही तुम्हें कॉलेज में पढ़ाएगा, जो तुम्हारे कॉलेज के 2 सालों में 10 बार मुझे ताने दे चुका है कि पैसे ज़ाया कर रही हूँ तुम लोगों को पढ़ा के, ना कोई रिजल्ट ना कुछ, मर कर तो तुम पास होती हो। अम्मा ने चमक कर कहा तो सलमा ढीली पड़ गई। मगर अम्मा आप ये भी तो देखें ना कि अगर मैं पूरा साल कुछ नहीं पढ़ूंगी तो अगले साल तक मुझे सब कुछ भूल जाएगा। कितनी मुश्किल पेश आएगी। क्यों मुश्किल पेश आएगी? मिसबा भी तो इतने सालों के बाद पढ़ रही है। अगर तुम 1 साल का वक्फा नहीं करना चाहती तो प्राइवेट बीए कर लो। मिसबा, ये सारा किया धरा उन्हीं का तो है। वो गुस्से से बुड़बुड़ाई थी। मिसबा ने उसकी बुड़बुड़ाहट सुन ली मगर बेतासुर चेहरे के साथ बैठी अपना काम करती रही। सलमा कुछ देर गुस्से में उसको घूरती रही, फिर पांव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। और होना तो ये चाहिए था कि सब बहनें एक दूसरे की दुश्मन हो जाती, लेकिन ज़रा से हिकमत अमली और सानिया के बर वक्त अच्छे मशवरे ने उनके घर को जैसे जन्नत का नमूना बना दिया। और फिर उससे पहले जब इरफान ने घर में कदम रखा, सेहन का मंजर तो रोज़मर्रा वाला था। कमरे की दीवार के साथ नीम के घने दरख्त की छांव में बिछी चारपाई पर सलमा सिलाई मशीन के आगे बैठी बहुत तवज्जो और इन्हमाक से अपना काम कर रही थी और बेहद मसरूफ़ नज़र आ रही थी। अब सिलाई में उसका हाथ काफ़ी साफ हो गया था और उसे अच्छा खासा काम भी मिलने लगा था। अपनी कमाई के रुपए हाथ में आने लगे तो उसे काम में भी मज़ा आने लगा, इसलिए अब वो बहुत शौक और दिलचस्पी से काम करती। बल्कि सिलाई के साथ साथ वो कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी खुद करने लगी। फैशन की समझ बूझ उसे मिसबा से भी ज़्यादा थी, इसलिए सिलाई में मिसबा जैसी तेज़ी और महारत ना होने के बावजूद उसे काफ़ी काम मिल जाता। मिसबा के साथ उसके ताल्लुकात अब काफ़ी अच्छे हो चुके थे। इब्तिदा में उसने काफ़ी दिनों तक मिसबा से बोलचाल बंद रखी थी, मगर आखिर कब तक उसे काम सीखना तो मिसबा से ही था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे मिसबा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा। मिसबा ने अलबत्ता उसके शुरू के रूखे फीके रवैये के बावजूद उसे काम सिखाने में किसी तरह की डंडी ना मारी, बल्कि पूरे खलूस से सब कुछ सिखाया। जब से सलमा कमाने लगी थी, उसके पैसे देखकर इरम का भी दिल चाहने लगा था कि वो काम करे, इसलिए अब तीनों बहनें मिलकर काम करती थी। उनके ना सिर्फ मुआशी हालात पहले से अच्छे हुए, बल्कि माहौल में भी दोस्ताना रंग नजर आने लगा। अम्मा कहाँ है? सहन में बिछी चारपाई पर बैठते हुए इरफान ने उससे पूछा। सलमा ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया, साथ वालों के घर कुरान खानी में गई हैं। ये वही सलमा थी जो हर वक्त उसके आगे पीछे फिरा करती थी, और अब उसके पास इकलौते भाई से खाना पूछने का भी वक्त न था। भाई आप आ गए, खाना लाऊं? इरफान की आवाज़ सुनकर मिसबा किचन से निकल कर आई थी। सुर्ख लॉन के साफ सुथरे शलवार सूट में उसकी गंदमी रंगत दमक रही थी। हाँ ले आओ, मैं हाथ धोकर आता हूँ। उसने शायद पहली बार मिसबा से इतनी नरमी से बात की थी। मिसबा का चेहरा चमक उठा। वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ मुड़ी। सलमा, अपना काम कुछ देर के लिए एक तरफ रख दो, मैं खाना ला रही हूँ, पहले खाना खाओ फिर बाकी का काम करना। जाते जाते वो सलमा को हदायत देना न भूली। वो नहीं चाहती थी कि सलमा भी उसके वाली गलतियां दोहराए और खुद को एक मशीन बना लिए, सो वो अक्सर पेशतर उसे तंबीह करती रहती। यही वजह थी कि उसकी बहनें काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखती और आराम और तफरीक के लिए भी वक्त बचाती थी। उसका ख्याल था कुछ वक्त लगने के बाद इन्हें तालीम की तरफ भी मायल करने की कोशिश करेगी। अगरचे अभी उन दोनों को इस तरफ मायल करना मुश्किल था, क्योंकि अब दोनों की तरजीहात बदल गई थी, मगर उसे यकीन था कभी ना कभी उन्हें ज़रूर इस तरफ मायल कर पाएगी। मिसबा का एफए का रिज़ल्ट आया था। अपनी शबाना रोज़ मेहनत, लगन और सानिया की तवज्जो से वो सेकेंड डिव में पास हो गई। सानिया ने उसका रिज़ल्ट नेट पर देखा तो उसे बेसाख्ता खुशी ने घेर लिया। काफ़ी अच्छे पेपर देने के बावजूद मिसबा को यकीन नहीं था कि वो पास हो जाएगी, और अपनी तमाम तर उम्मीदों के बावजूद सानिया के जहन पर भी उसकी मायूसी का असर पड़ा हुआ था।
اس کا رزلٹ دیکھ کر ثانیہ کو کچھ زیادہ ہی خوشی ہوئی۔ اس نے نیٹ پہ رزلٹ دیکھا تھا اور اسی وقت مصباح کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت شام رات سے گلے ملنے والی تھی، مگر نہ تو وہ صبح تک کا انتظار کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی فون پہ مصباح کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ مصباح کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک رونق اور چہل پہل کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے بھائی، سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس نے سجی سنوری مصباح کو بغور دیکھتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔ باجی کی بات پکی ہو گئی ہے، اگلے جمعے منگنی ہے، سلمہ نے چہک کے اسے بتایا۔ واقعی بہت مبارک ہو بھائی۔ اس نے بے اختیار ہی مصباح کو گلے لگا کے اس کے گال چوم لیے۔ بس بیٹا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی فائنل ہوا ہے۔ لڑکا اور خاندان بہت شریف اور اچھے لوگ ہیں۔ مصباح کی امی اپنے قریب اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی۔ مصباح شرمائی اور چائے بنانے کا کہہ کے باہر نکل گئی۔ ثانیہ اس کے انداز پہ مسکرا دی اور اس کی امی سے رشتے کی تفصیلات پوچھنے لگی۔ ارم اور سلمہ وہیں ایک طرف بیٹھی مصباح کی شادی پر بنائے جانے والے اپنے کپڑوں پہ تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ ہر طرف رونق اور خوشی کا بے حد خوشگوار احساس پھیلا ہوا تھا۔ ثانیہ کچھ دیر اندر بیٹھی، پھر مصباح کے پاس کچن میں چلی آئی۔ وہ چائے بنا چکی تھی اور اب کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ ثانیہ کو دیکھ کر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ میں بھی تمہارے لیے ایک خوشخبری لائی ہوں۔ اس نے سسپینس پھیلانے کی کوشش کی۔ اچھا، وہ کیا؟ مصباح نے ذرا سا سر اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ موبائل، انٹرنیٹ، اخبار، ان تمام چیزوں سے مصباح کی زندگی بہت دور تھی، سو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ کس تاریخ کو آ رہا ہے۔ اور اپنی بات کہنے کے بعد ثانیہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولی، تم نے ایف اے پاس کر لیا ہے۔ سچی؟ مصباح کے ہاتھ سے چھلنی چھوٹ گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو ثانیہ؟ بالکل سچ، ثانیہ محبت سے مسکرائی۔ اور اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم شادی کی خوشی میں پڑھائی نہیں چھوڑو گی اور کم از کم بی ایس ضرور کرو گی۔ انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ ثانیہ، تمہارا بہت شکریہ۔ میری زندگی میں یہ ساری خوشیاں تمہاری ہی بدولت آئی ہیں۔ اس نے محبت اور شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب ہو کے ثانیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ میری وجہ سے نہیں ہوا مصباح، یہ سب تو تم نے اپنی محنت اور لگن اور خلوص سے حاصل کیا ہے۔ میں نے تو صرف تمہیں اعتدال اور توازن کا راستہ دکھایا تھا، تمہاری کوشش اور امید تھی۔ اور دیکھو نا، اصل میں تو غلطی تمہاری ہی تھی۔ اور عموماً ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک انسان کولہو کا بیل بن جاتا ہے اور باقی سب عیاش اور آرام پسند بن جاتے ہیں۔ یوں معاشرے کا اور گھریلو توازن بگڑ جاتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ بھی مساوات کو، میانہ روی کو پسند فرماتا ہے، اور اس نے دنیا کی یہ تمام راحتیں، آسانیاں اور سہولیات تمام انسانوں کے لیے بنا کے رکھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ چند مخصوص لوگوں کا ہی ان پہ حق ہے اور باقی قربانیاں دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے بہن بھائیوں میں، کسی بھی رشتے میں دیکھ لو، جو رشتہ زیادہ پستا ہے وہ سب سے زیادہ منفی ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس قسم کی لڑاکا اور سڑیل نہیں ہو گئی، بلکہ جلد ہی اعتدال کا راستہ اختیار کر لیا تم نے۔ اور آج مصباح کا چمکتا چہرہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ ثانیہ کو ڈر لگ رہا تھا کہیں اس کی نظر ہی مصباح کو نہ لگ جائے۔ سو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب چائے اٹھاؤ، اندر جا کر باقی سب کو بھی تو خوشخبری سنانی ہے۔ ثانیہ کے محبت بھرے انداز سے مصباح ذرا سا چونکی اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے چائے والی ٹرے کی طرف مڑ گئی۔ چائے کمرے میں لاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اچھا دوست بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ اگر جو ثانیہ بر وقت اسے اچھا مشورہ نہ دیتی تو کون جانے کہ مصباح بے اعتدالی کی زندگی گزارتے خود کو اور کتنا برباد کر چکی ہوتی اور اپنے ان پیار بھرے رشتوں سے بھی کتنا دور ہو چکی ہوتی۔ سچ ہے، برے وقت میں اچھا مشورہ دینے والا ہی آپ کا دوست ہے، اور ایسا دوست دنیا جہاں کی تمام دولت سے قیمتی ہوا کرتا ہے۔